हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल GSR स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था का पार्ट 11, इसके 10 पार्ट पहले आ चुके हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के, और उसी सीरीज का अगला पार्ट हम लोग लेके आए हैं पार्ट 11। इस सीरीज में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संविधान के अंतर्गत पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आगे आने वाले एग्जाम है, चाहे वो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हो या बीईओ का एग्जाम हो या पीसीएस परीक्षा हो आपकी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, निर्वाचन से संबंधित उपबंध संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। तो दोस्तों, निर्वाचन से संबंधित जो उपबंध किए गए हैं वो संविधान के भाग 15 में बताया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, अपबंध हो गया, जबकि उपबंध होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिए गए हैं संविधान के भाग 15 में। और ये इस भाग 15 में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक ये उपबंध है। तो अनुच्छेद 324 से लेके 339 तक दोस्तों, ठीक है। 324 से लेके 329 तक जो है, जो आर्टिकल हैं, वो संविधान के भाग 15 में है और वो संबंधित है निर्वाचन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों, भारत में निर्वाचन आयोग जो बनाया गया था उसकी स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 25 जनवरी 1950। दोस्तों, जो भारत का निर्वाचन आयोग है इसकी व्यवस्था संविधान में वर्णित है, ठीक है। इसीलिए ये एक स्थायी संवैधानिक निकाय है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्वाचन आयोग गठन के समय कितने सदस्यीय था। मतलब जब निर्वाचन आयोग का गठन किया गया 25 जनवरी 1950 को, उस टाइम पर निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य रखे गए दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1 सदस्य। जिस समय 25 जनवरी 1950 में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, उस समय निर्वाचन आयोग में केवल 1 सदस्य था दोस्तों, ठीक है। यानी केवल मुख्य निर्वाचन आयोग थी उस समय नियुक्ति की जाती थी उनकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय कब बनाया गया। दोस्तों, प्रेजेंट टाइम पर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य होते हैं। एक होता है मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ठीक है। यानी एक जो होता है वो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है या मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तथा 2 अन्य जो होते हैं वो केवल निर्वाचन आयुक्त के पद पर रहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो वही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय कब बनाया गया, क्योंकि जब निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था उस टाइम पर केवल 1 सदस्य होता था। तो इसका सही आंसर है 1993, ठीक है। 1993 जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों, अक्टूबर 1993 में निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों, निर्वाचन आयोग के जो सदस्य होते हैं, चाहे वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या अन्य निर्वाचन आयुक्त, इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। दोस्तों, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। उस मुख्य निर्वाचन आयुक्त को 6 वर्ष के लिए कार्यकाल उसका होता है। अगर 6 वर्ष की अवधि के दौरान उसकी आयु 65 वर्ष हो जाती है, चाहे वो पहले वर्ष ही क्यों ना हो जाए, तो उसको उसकी सेवानिवृत्ति कर दी जाती है दोस्तों, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। दोस्तों, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, यहाँ पर उनके कार्यकाल के बारे में बात की जा रही है। तो दोस्तों, उनका कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है, लेकिन उनकी जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो 62 वर्ष निर्धारित की गई है। यानी 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को किसके बराबर का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, जो वरीयता क्रम है संविधान के अनुसार कि कौन सा पद जो है उसकी वरीयता अधिक है, उसके अकॉर्डिंग मुख्य निर्वाचन आयुक्त को किसके बराबर दर्जा दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। यानी उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट है, उसका जो मुख्य न्यायाधीश होता है
उसका दर्जा मुख्य निर्वाचन आयुक्त के दर्जे के बराबर रखा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो दोस्तों प्रेजेंट टाइम पर भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। सुनील अरोड़ा जी जो हैं वो प्रेजेंट टाइम पर मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इसके अलावा जो 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं या 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं वो कौन कौन से हैं? अशोक लवासा और सुशील चंद, ये दोनों अन्य चुनाव आयुक्त हैं दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? दोस्तों जब 25 जनवरी 1950 में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, उस टाइम पर जो चुनाव आयुक्त बनाए गए थे या निर्वाचन आयुक्त चुने गए थे वो कौन है? सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, केरल में। दोस्तों केरल के पारूर विधानसभा के 50 बूथों पर मई 1982 में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था। मई 1982 में केरल के पारूर विधानसभा के 50 बूथों पर पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? दोस्तों संघ यानी भारत देश, भारत एक संघ है, ठीक है। संविधान में इसको वर्णन किया गया है कि भारत एक संघ है जिसकी राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी है। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 343 में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, आर्टिकल 343 में ये वर्णित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजभाषा संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में किए गए हैं? तो राजभाषा संबंधी जो प्रावधान किए गए हैं संविधान में वो संविधान के भाग 17 में उनको उल्लेख किया गया उनका, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, सेक्शन 17 यानी भाग 17 में राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग के गठन का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? दोस्तों राजभाषा आयोग का गठन किया जाता है और वो किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति को इसका अधिकार यानी राजभाषा आयोग के गठन का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 344। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, आर्टिकल 344 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों पहली बार राजभाषा आयोग का गठन किया था राष्ट्रपति ने आर्टिकल 344 के अंतर्गत जो प्रावधान है उसके अनुरूप 1955 में दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, 1955 में पहली बार राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जो पहला राजभाषा आयोग जिसका गठन किया गया 1955 में, उसके अध्यक्ष बने थे बीजी खरे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, बीजी खरे पहले राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में आखिरी संशोधन कब किया गया था? दोस्तों भारत के संविधान की में 12 अनुसूचियां हैं प्रेजेंट टाइम पर, उसमें जो 8वीं अनुसूची है उसमें भारत की जो भाषाएं हैं 22 भाषाएं उनको रखा गया है। तो यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें आखिरी बार संशोधन कब किया गया था? मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं और समय समय पर उसमें संशोधन करके अन्य भाषाओं को जोड़ा गया है। तो आखिरी बार संशोधन किया गया था 8वीं अनुसूची में 2003 में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, 2003 में दोस्तों 92वां संशोधन किया गया था दोस्तों, ठीक है। ये 2003 में 8वीं अनुसूची में संशोधन करने के लिए संविधान ने 92वां संशोधन अधिनियम पेश किया, जिसको 2003 में उसको मान लिया गया था। इसके अंतर्गत 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो ये 4 भाषाएं 8वीं अनुसूची में और जोड़ी गई थी, जिससे कि प्रेजेंट टाइम पर 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या हो गई है 22। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी राज्य को उसकी सरकारी भाषा चुनने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो दोस्तों कोई भी राज्य हो वो अपने राज्य की सरकारी भाषा चुन सकता है जो कि 8वीं अनुसूची में वर्णित हो। तो इसका अधिकार उस राज्य को किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया जाता है? आर्टिकल 345 के द्वारा, अनुच्छेद 345 में ये प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
संसद की वित्तीय समितियां कौन सी हैं? तो दोस्तों संसद की वित्तीय समितियां कौन कौन सी होती हैं? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रमों की समिति। ये तीनों समितियां जो हैं वो संसद की वित्तीय समितियों के रूप में जानी जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? दोस्तों अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि प्राक्कलन समिति जो है वो संसद की एक वित्तीय समिति है। उस यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है लोक लेखा समिति। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। प्राक्कलन समिति जो होती है दोस्तों, प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं, ठीक है, जो कि सभी सदस्य जो हैं वो लोकसभा के से लिए जाते हैं। यानी प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, वही इनके सदस्य माने जाते हैं। और लोक लेखा समिति जो है दोस्तों, यानी लोक लेखा समिति जो है उसमें 22 सदस्य होते हैं दोस्तों, ठीक है। लोक लेखा समिति में जो 22 सदस्य होते हैं उसमें क्या होता है कि लोकसभा से 15 सदस्य लिए जाते हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लघु लोकसभा के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लघु लोकसभा के नाम से जाना जाता है लोक लेखा समिति को। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। लोक लेखा समिति को लघु लोकसभा के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो के जो क्वेश्चंस थे वो यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, उसको शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो फ्रेंड्स तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।